भारत को अपना सोना गिरवी क्यों रखना पड़ गया था? ऐसी कौन सी आपदा, ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी? कहानी उस दौर की है जब भारत को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। क्या हुआ उस सोने का? क्या उसे वापस लाया गया या आज भी वो देश के बाहर ही है? देखिए, राजीव गांधी को काफी समय पहले ही पता लग गया था कि 1979 में होने वाले चुनावों में उनकी सरकार वापस नहीं आने वाली, लेकिन एक आस तो हमेशा से ही बनी हुई थी। इसी आस के चलते उन्होंने या उनके वित्त मंत्रालय ने कोई भी कदम नहीं उठाए। ये कहानी उसी आस की है, वो आस जो कांग्रेस को थी कि लाइसेंस परमिट राज देश का विकास करेगा। आस जो राजीव गांधी को थी कि बिना कुछ किए ही देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने वाले हैं। आस जो गवर्नर एस वेंकट रमनन को थी कि सोना सबसे अच्छा विकल्प है। आस जो नरसिम्हा राव को थी कि उनका वित्त मंत्रालय कुछ करेगा, और आस जो मनमोहन सिंह को थी कि उदारीकरण ही अंतिम और आखिरी विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आज हम जानेंगे कहानी उस दौर की जब भारत को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था। क्यों? क्या हुआ इस सोने का? इन सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजीव गांधी से। वो राजीव गांधी जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनका मंत्रिमंडल उनका साथ देता तो जिस आर्थिक सुधार की हम आज बात करते हैं वो 4-5 साल पहले ही आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद से हटे तब भी देश में लाइसेंस परमिट राज बरकरार था। मतलब हर चीज को करने के लिए इस लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। देखा जाए तो बंदूकें रखने के लिए आज भी जरूरत पड़ती है, अभी भी जरूरत पड़ती है, लेकिन तब इंडस्ट्री कितना माल बनाएगी, किसको बेचेगी, कितने रेट में बेचेगी, सब कुछ सरकार ही तय करती थी या अप्रूव करती थी। अब इससे जोड़कर हम ये बात नहीं करेंगे कि इससे भ्रष्टाचार की कितनी संभावना थी, लेकिन ये जरूर था कि इससे देश की जो आर्थिक हालत थी वो खस्ता होती जा रही थी। तो यही लाइसेंस परमिट राज था देश की अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, देश में क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कोई विदेशी सीधे सीधे भारत या भारत की मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता था। यानी भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कांग्रेस 1979 में चली गई और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए, लेकिन अतीत में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके वीपी सिंह को आर्थिक सुधारों से ज्यादा मंडल कमंडल की पड़ी हुई थी और उनका देश की बदहाल होती स्थिति पर ध्यान न जाना ही भारत की अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम नंबर 3 बन गया। हालांकि इस बात ने वीपी सिंह की कुर्सी भी छीन ली, फिर आए चंद्रशेखर और यूं देश में सरकारें बदलते रहना बन गया भारत की अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम नंबर 4। उसी दौरान खाड़ी युद्ध भी शुरू हो गया था। भारत की अर्थव्यवस्था जो तेल पर निर्भर थी उसके लिए खाड़ी हो गई थी प्रॉब्लम नंबर 5। हालत हो गई थी गरीबी में आटा गीला सी। 1991 में चंद्रशेखर की सरकार थी, कोई रास्ता कोई विकल्प नहीं बचा था, देश दिवालिया होने वाला था। तेल के दाम आसमान छू रहे थे। हर महीने भारत को तेल आयात करने के लिए पहले से 2 गुना पैसा खर्च करना पड़ रहा था और सबसे चिंता की बात थी कि तेल आयात करने के लिए महीने नहीं केवल चंद दिनों का पैसा हमारे पास बचा हुआ था। पैसा मतलब विदेशी मुद्रा यानी डॉलर। उधर हर बड़े युद्ध की तरह इस खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका कूद पड़ा। इस युद्ध में अमेरिका के दुश्मन इराक के साथ भारत के काफी ज्यादा अच्छे संबंध थे। भारत को कर्ज की सख्त और तुरंत जरूरत थी। कर्ज मिलता कहां से? कर्ज मिलता IMF से, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। लेकिन IMF क्यों ही भारत को कर्जा देता? देखा जाए तो उसमें तो 2/3 से ज्यादा वोट अमेरिका के थे। यानी जब भी लगता था कि हालात इससे ज्यादा बदतर या खराब नहीं हो सकते, तभी भारत को एक और नया झटका लग जाता था। बहरहाल इस मसले के लिए हल के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को अमेरिका से बातचीत करने के लिए कहा गया। इस बातचीत का जो रिजल्ट था वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाली अच्छी खबरों की श्रृंखला की पहली कड़ी बना। बातचीत में अमेरिका ने कहा कि हमारे जहाज इस महीने यानी जनवरी 1991 में इराक पर हमला करेंगे, मगर हम जो हवाई हमला करेंगे उसमें यूज होने वाले जहाजों के लिए कोई भी लैंडिंग बेस या रिफ्यूलिंग की जगह आसपास नहीं है। अगर भारत अपनी धरती हमें इस्तेमाल करने दे तो हम उसके एवज में पैसा देंगे, 2 गुना 3 गुना पैसा देंगे। स्वामी ने अमेरिका की मजबूरी
ताड़ ली और कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति इसमें सुधरने वाली नहीं है, हमें तो लोन चाहिए, $2 बिलियन का लोन। बहरहाल बातचीत काफी अच्छे नोट पर समाप्त हुई। अमेरिका के विमानों को भारत की धरती यूज करने की इजाजत मिल गई। अमेरिका के हमलों के बाद भारत ने भी कूटनीतिक समझ का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को सही ठहराया। यहाँ भारत ने अमेरिका का पक्ष लिया, वहाँ IMF ने अच्छी खासी रकम भारत की झोली में डाल दी। और रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, रकम थी $1 अरब 3 करोड़। मगर ये अच्छी खासी रकम भी भारत जैसे बड़े देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा सरीखी थी। आखिरकार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और RBI गवर्नर S वेंकटरमणन ने मिलकर एक निर्णय लिया, सोना गिरवी रखने का। लेकिन उसमें भी कई सारे पेच थे, जल्द ही हल निकलने की संभावना कम थी, इसलिए तुरंत फुरत में स्मगलिंग में पकड़े गए सोने को बेचने का निर्णय लिया गया। लेकिन तब तक 1991 का फरवरी आ गया था और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। फरवरी में ही बजट आना था। चंद्रशेखर सरकार फरवरी के अंत तक निर्धारित बजट पेश करने में असमर्थ थी। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक रेटिंग भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने घटा के निम्नतर स्तर पर कर दिया था और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म लोन मिलना भी मुश्किल हो गया था और बात साल, महीने या हफ्तों से घट के दैनिक सर्वाइवल पर आ टिकी। IMF ने भी लोन देना बंद कर दिया और पहले से चल रहे लोन को भी रोक दिया गया। खैर, इस दौरान जैसे तैसे करके कस्टम अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया सोना स्विट्जरलैंड में बेचा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि गिरवी नहीं रखा गया, बेचा गया, लेकिन पुनः खरीद विकल्प के साथ। इससे भारत को $20 करोड़ मिले। ये भी नाकाफी थे। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, जो अपने वित्त मंत्री के साथ मिलकर भारत का सबसे दबंग बजट लेकर आने वाले थे। लेकिन उससे पहले सोने की कथा का पटाक्षेप होना था। वेंकटरमणन ने इंग्लैंड और जापान के बैंकों से डील नक्की कर ली थी, लेकिन इन दोनों बैंकों ने यह शर्त रखी थी कि हम सोना तभी गिरवी रखेंगे जब वो भारत से बाहर किसी देश में रखा जाएगा। मतलब वायदा कारोबार जैसा नहीं कि पेपर में कह दिया गिरवी तो गिरवी, फिजिकली भी सोने पर मालिकाना हक चाहिए। अब इसमें दिक्कत यह थी कि डील लगभग 47 टन सोने की थी। इतने सोने को कैसे चुपके से पार लगाया जाता? चुपके से इसलिए क्योंकि देश की जनता को भनक नहीं लगने देनी थी, हंगामा हो जाता। जेवर बेचने की नौबत आना आज भी एक आम भारतीय परिवार में अशुभ माना जाता है। तब क्या हालत रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, जुलाई में RBI ने 46.91 टन सोने को गिरवी रखा और $400 मिलियन जुटाए। लेकिन इसी बीच ये खबर लीक हो गई। माल की डिलीवरी की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छाप दी। पत्रकार जयशंकर अय्यर, जिन्होंने इस न्यूज को ब्रेक किया था, उन्होंने एक न्यूज इंटरव्यू में बताया कि मैं गया था एयरपोर्ट पर, मैंने देखा वहां जहाज था, फिर इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां से पता लगाई। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पता लगाई जहाज कहां जा रहा है, क्या लोड किया जा रहा है। इसमें नीचे हमने एक अजीब सा दृश्य देखा। हमने देखा कि RBI की बड़ी सारी वैन खड़ी थी। बहुत सारी सिक्योरिटी अफसर ने मुझसे कहा कि इतनी सिक्योरिटी कभी देखने को पहले नहीं मिली थी। जब सारा कुछ तहकीकात किया गया तो एकदम कंफर्म हो गया कि यहां से सोना बाहर ले जाया जा रहा है। पब्लिक में इस खबर के आने के बाद मुद्दे ने इतना जोर पकड़ा कि मनमोहन सिंह को संसद में सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा दुखदायी रूप से जरूरी हो गया था। ये दुख हालांकि जल्द ही खत्म हो गया। जब उसी साल देश के आर्थिक हालात सुधरने शुरू हुए तो सोना वापस खरीद लिया गया। ये महीना था दिसंबर का, यानी जनवरी 1991 से शुरू हुआ तूफान उसी साल के अंत यानी दिसंबर 1991 तक आते आते ठंडी बयार में बदल गया था। सोना गिरवी रखना देश के आर्थिक सुधारों की नींव और मोटिवेशन बना और उसी की बदौलत 1991 में सोना गिरवी रखने वाली कांग्रेस ने 2009 में 200 टन सोना खरीदा और देश के गोल्ड रिजर्व को और मजबूती मिली। ऐसे और भी राजनीतिक किस्से सुनने के लिए देखते रहिए सिटी हेडलाइंस भारत।